नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस न्यूज़ के वीकली कंपाइलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में अगस्त माह के अंतर्गत जो भी इस सप्ताह में प्लेसेस सुर्खियों में थे उन पर हम बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस पर कैसे प्रश्न आपके बन सकते हैं और उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो आज का प्लेस है वो है दुधवा टाइगर रिजर्व। इसके बारे में न्यूज़ है कि मैन 45 कलेक्टिंग वाइल्ड मशरूम्स ट्रैपल्ड टू डेथ बाय एलिफेंट्स इन डीटीआर। डीटीआर का ये कहना है कि एक व्यक्ति जो इस क्षेत्र में मशरूम इकट्ठे कर रहा था वो क्या है कि हाथियों के समूह के द्वारा ट्रैप कर लिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में क्या है कि दुधवा जो टाइगर रिजर्व है ये चर्चा में है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो क्यों चर्चा में था। तो पहले ही हमने बात किया कि एक 45 वर्षीय जो व्यक्ति है वो इस दुधवा टाइगर रिजर्व में कहे तो मशरूम इकट्ठा करने के लिए गया था और उसी दौरान वो हाथियों के झुंड के द्वारा ट्रैप हो गया, उनके द्वारा मारा गया। दूसरी अगर बात कर ले कि आखिर जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये है कहाँ, क्योंकि प्रश्न यही आपसे पूछेगा। तो इसकी जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो लखीमपुर खीरी है ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र है यहाँ पर ये फैला हुआ है और भारत नेपाल की सीमा पर ये अवस्थित है। दूसरी अगर बात करें तो इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और दो निकटवर्ती जो अभयारण्य हैं कतरनिया घाट, किशनपुर, इनके भी क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो बफर में उत्तरी खीरी, दक्षिणी खीरी और शाहजहांपुर वन प्रभाग के भी जो क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरी अगर बात कर ले तो ये जो पूरा रिजर्व क्षेत्र है ये ऊपरी जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है उसका जो विशिष्ट तराई भाबर क्षेत्र है वो पूरा क्षेत्र इसमें शामिल है। अब बात कर लें कि इस टाइगर रिजर्व से मुख्य रूप से कौन सी नदियों का प्रवाह होता है। तो यहाँ 2-3 नदियों का आप देखेंगे कि प्रवाह होता है। पहली जो नदी है वो है शारदा नदी। शारदा नदी मूल रूप से क्या है कि दुधवा, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो शारदा नदी है इसका जो प्रवाह होता है वो दुधवा टाइगर रिजर्व से होता है। दूसरी जो नदी आपको देखने को मिलेगी वो गेरुआ देखने को मिलेगी। जो गेरुआ नदी है इसका जो प्रवाह होता है वो क्या है कि वो कतरनिया घाट से होता है। और तीसरा क्या है कि सुहेली है। जो सुहेली नदी है इसका प्रवाह आपको देखने को मिलेगा जो गोहनापुरा क्षेत्र है वहाँ से ये प्रवाहित होती है। तो ये भी आपको जानना है इन नदियों के प्रवाह के बारे में। अब थोड़ा सा बात कर लें कि ये वाला पूरा जो दुधवा टाइगर रिजर्व है यहाँ पर किस प्रकार के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। तो सामान्य तौर पे यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर वर्षा 500 mm से लेकर लगभग 1500 mm के बीच में होती है। जो पूरा उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर ऐसे वन देखने को मिलते हैं। और अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ विभिन्न प्रजातियों के जीव देखने को मिलते हैं, जैसे गुलदार है, बाघ है, मछली है, बिल्ली है, बंदर है, लंगूर है। तो ऐसे बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं। यही अगर हम बात करें बर्ड्स की तो बर्ड्स की भी बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो इस रिजर्व में देखने को मिलती हैं। और सरीसृप की बात करें तो ख़ास तौर पे यहाँ पर मगर, घड़ियाल, अजगर, सैंड बोआ या फिर रसेल वाइपर, रैट स्नैक, ऐसे जो जीव हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब इस पर एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व बैंक के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1958 में इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था जिसका उद्देश्य दलदली हिरणों की आबादी की रक्षा करना था। तीसरा कथन है कि 1977 में अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया और संरक्षित क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्र जोड़े गए। ये 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। पहला विकल्प है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 2 और डी है 1, 2 और 3।
इसमें अगर हम बात कर ले कि दुधवा टाइगर रिजर्व से जो भी जैसे नदियों की हमने बात की कि गेरुआ है, सुहेली है, इस टाइप की जो नदियां हैं ये सभी शारदा की सहायक नदियां हैं। और जो दुधवा की अगर हम बात करें तो इसे 1987 में टाइगर रिजर्व के रूप में कहें तो रजिस्टर्ड किया गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 490 वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्लेस देख लेते हैं, ये है तुर्काना लेक, तुर्काना झील, जिसको रुडोल्फ झील के नाम से भी जाना जाता है। ये चर्चा में है। इसकी अगर बात करें कि क्यों चर्चा में है, तो लेक तुर्काना फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे इन 50 ईयर्स हाईलाइट की फाइंडिंग द इनिशियल फाइंडिंग फ्रॉम द 10 years of research project led by UNESCO and WFP funded by the Dutch government reveal high fish potential in Africa fourth largest lake। ये न्यूज़ है, इस कारण से चर्चा में है कि लेक तुर्काना जो झील है पहली बार एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हुआ है 50 वर्षों के अंदर, और इसके जो खास बातें निकल कर आई हैं उस कारण से ये चर्चा में है। इनिशियल जो फाइंडिंग जो शुरू में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके संदर्भ में क्या है कि जो यूनेस्को है यहाँ पर कुछ कहें तो प्रोजेक्ट चला रहा है, और उसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका जो पूरा फंड है वो डच गवर्नमेंट प्रदान कर रही है। और यहाँ पर ये भी रिजल्ट निकल के आया है कि ये जो पूरा जो अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है, इसका जो पोटेंशियल है वो फिशिंग के क्षेत्र में काफ़ी अधिक है, और इस कारण से ये जो झील है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर जो तुर्काना लेक है, जिसको हम रुडोल्फ झील भी बोलते हैं, आखिर इसकी अवस्थिति विश्व में कहाँ पर है। तो जब अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे और उसके पूर्वी क्षेत्र केनिया देश में पहुंचेंगे तो यही केनिया में आपको देखने को मिलेगा रुडोल्फ झील या तुर्काना झील। यहाँ पर देखिए, अगर केनिया में आएंगे तो इसके उत्तर जो छोर है वहीं पर ये लेक तुर्काना आपको देखने को मिलेगी। ये जो झील है इसका जो अधिकांश भाग है वो केनिया में है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये केनिया की ही मूल रूप से झील है। लेकिन इसका कुछ विस्तार आप देखेंगे कि जो इथोपिया है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो तुर्काना झील है इसका विस्तार किन देशों में है, और आपको ये ध्यान देना है कि जो दो देश हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो केनिया है और जो इथोपिया है, यहाँ पर इस झील का विस्तार है। विकल्प में आपको दिया जाएगा सूडान है, युगांडा है, या अन्य देशों के नाम दिए जा सकते हैं। अगले इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ से कई सारे नदियों का प्रवाह होता है, जैसे ओमो, तुर्कवेल, करियो। तो इसमें देखिए जो ओमो नदी है ये क्या है कि ये बारहमासी नदी है, और इसी नदी के द्वारा क्या होता है कि सामान्य तौर पे इस झील को जल की प्राप्ति होती है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और अगर बात करें कि अफ्रीका की जो बड़ी झीलें हैं उनमें क्या है कि ये चौथी सबसे बड़ी झील है। इससे कई सारी बड़ी झीलें हैं, जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको विक्टोरिया झील देखने को मिलेगा, यहीं पर तंजनाइका झील देखने को मिलेगा, न्यासा झील देखने को मिलेगा, तो ये चाट झील देखने को मिलेगा। तो ये इससे बड़ी झीलें हैं। अब बात कर लें तो इस तुर्काना झील को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जनसंख्या का ठीक ठाक वास है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो इस झील को लेकर कुछ इशूज भी है, जैसे तेज़ी से क्या हो रहा है कि इस झील का वाष्पीकरण हो रहा है, और इस कारण क्या है कि इसके जलीय स्तर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही अगर हम सैलिनिटी की बात करें तो वो भी क्या है कि इस झील का एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि ये जो झील है ख़ास तौर पे अगर मत्स्यन के दृष्टिकोण से देखें तो इसकी जो पोटेंशियल है वो काफ़ी अधिक है, और इस कारण से यहाँ पर विकास के बहुत सारी संभावनाएं उपस्थित हैं। तो ये हमने देख लिया। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तुर्काना झील महान अफ्रीकी झीलों में से एक है जिसे पहले रुडोल्फ झील के नाम से जानते थे। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस झील के बीच एक केंद्रीय द्वीप है, उस पर एक जीवित यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है जिस पर गैस और धुआं हमेशा निकलते रहता है, रिसते रहता है। ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि जो रुडोल्फ झील है ये मछलियों का एक समृद्ध भंडार है, यानी पोटेंशियल के बारे में बता रहा है। तो ये बातें कही गई हैं। फिर पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। पहला विकल्प है केवल एक, बी है केवल 3, सी है 1, 2 और 3, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्लेस हम देख लेते हैं जो चर्चाओं में है, तो ये है आपका भोज वेटलैंड।
जो भोज आर्द्र भूमि है ये चर्चा में है। क्यों है तो बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट डिनाइज एनी थ्रेट्स टू भोज वेटलैंड डीलिस्टिंग फ्रॉम रामसर कन्वेंशन लिस्ट। ये न्यूज आई थी कि जो भोज आर्द्र भूमि है इसे अब रामसर जो सूची है उससे बाहर निकाला जाएगा, लेकिन इस सूचना को जो सरकार है उसने खारिज कर दिया है और इसी संदर्भ में ये फिर से एक बार चर्चाओं में है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहले हमने बताया कि केंद्र सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया कि भोपाल स्थित अंतर्राष्ट्रीय जो रामसर स्थल है ये अब क्या है कि अब रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वेटलैंड सूची है उससे बाहर कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा कोई खतरा नहीं है, ये जो वेटलैंड है ये इसी सूची में बना रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है वहीं पर आपको ये वेटलैंड देखने को मिलेगा। इसमें दो मानव निर्मित जलाशय हैं, पहला ऊपरी जो झील है और दूसरा निचली झील है। ऊपरी झील को क्या है कि खास तौर पे भोजताल के नाम से जाना जाता है और जो नीचे वाली झील है उसको छोटा तालाब बोला जाता है। ये सामान्य तौर पे वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा दिया गया नाम है। और जो बड़ी झील है वो भोपाल के लिए पीने योग्य पानी का भी क्या है कि एक बड़ा स्रोत है और इस कारण से क्या है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी क्या है कि इस झील का खास महत्व है और इस झील के पर्यटन के द्वारा कहें तो एक अच्छी खासी जो आर्थिक आय है वो इस राज्य सरकार को प्राप्त होती है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आखिर इसकी जो स्थिति है वो राज्य में कहाँ है। अब बात कर लेते हैं इस झील प्रदेश से संबंधित जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जीव जंतु हैं। तो ये जो झील प्रदेश है ये जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी रिच है, काफ़ी समृद्ध है। विशेष तौर पे अगर बात करें तो जो मैक्रोफाइट्स हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है या फिर जू प्लैंक्टन्स है, उनके दृष्टिकोण से ये रिच है बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए यहाँ का समृद्ध है। दूसरी बात करें तो यहाँ 15 से भी अधिक प्रकार की जो मछलियों की प्रजातियाँ हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, उभयचर भी देखने को मिलते हैं। यही नहीं, इस पूरे झील प्रदेश को 2002 में रामसर साइट के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था, नामित किया गया था और इस कारण से ये प्रसिद्ध है। दूसरी अगर बात कर लें थोड़ा सा रामसर के बारे में, तो आखिर जो रामसर कन्वेंशन है ये है क्या, तो ये वेटलैंड पर एक कन्वेंशन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अंतर सरकारी एक कह सकते हैं संधि है, एक ट्रीटी है। और ख़ास तौर पे ये किस लिए किया गया है तो जो वेटलैंड्स हैं और उनके जो संसाधन हैं उनके संरक्षण उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ये क्या करता है, एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। दूसरी अगर बात करें तो इसका नाम जो है वो ईरान के शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यहीं पर सबसे पहली बार 1971 में संधि हुई थी और इस कारण से इसका नाम रामसर कन्वेंशन रखा गया है। अब महत्वपूर्ण बात ये आती है कि इस समय भारत के कितने ऐसे साइट्स हैं जो रामसर साइट्स के रूप में रजिस्टर्ड हैं, नामित हैं। तो वर्तमान में 80 ऐसे साइट्स हैं जो इस रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट में शामिल है। और अगर पिछले डेटा की बात करें तो वर्ष 2024 के जनवरी माह में ऐसे 5 और साइट्स हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर उनकी हम बात करें तो अंग समुद्र जो पक्षी संरक्षण रिजर्व है जो ये कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कर्नाटक का ही है जो अघन सीनी मुहाना है, ये इसमें शामिल किया गया है। तीसरा भी क्या है कि कर्नाटक का ही साइट्स है, वो है मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व। तो ये 3 क्या है कर्नाटक के साइट्स हैं, 2 तमिलनाडु से हैं। पहला जो है वो है कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और 5वां भी क्या है कि तमिलनाडु से है, ये है लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट। तो इस तरह से क्या है कि 3 कर्नाटक से और 2 तमिलनाडु से साइट्स हैं जिनको वर्ष 2024 के जनवरी माह में रामसर कन्वेंशन के तहत क्या है कि रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें एक चीज़ और भी है, अगर वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर अभी समय भारत में 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया, ये स्टेटमेंट है। दूसरा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी
1971 को आर्द्र भूमि पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व भर में मनाया जाता है। ये दो कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। विकल्प है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है न तो एक न ही दो। तो ये हमने देख लिया। अगला साइट्स देख लेते हैं। ये है गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। क्यों चर्चा में है? तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू डेवलप फोर्थ टाइगर रिजर्व इन स्टेट। तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो राज्य में चौथा जो कहें तो टाइगर रिजर्व है उसको निर्मित कर रही है और उसका नाम है गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। और इसी कारण से ये जो टाइगर रिजर्व है ये चर्चा में है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो नाम रखा जा रहा है गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये क्या है कि अगर हम देखें तो अब ये जो क्षेत्र है ये टाइगर रिजर्व के दृष्टिकोण से देश का तीसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और इस कारण से ये खास चर्चा में है। और इसी दृष्टिकोण से अगर हम देख लें कि इसके अन्य कौन से तथ्य हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और जो दामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य है, इन दोनों को मिलाकर अब ये क्षेत्र बनाया जाएगा जो टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाएगा, जिसका नाम गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व होगा। ये महत्वपूर्ण हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे जीव देखने को मिलते हैं, जैसे बाघ, तेंदुए, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िए, भालू, चिंकारा, चीतल, इस प्रकार के जीव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यह बांधवगढ़ और पलामू टाइगर जो रिजर्व है इसके बीच में क्या है कि बाघों के आवागमन के लिए एक कॉरिडोर के तौर पे भी काम करेगा, एक गलियारे के तौर पे काम करेगा, जिससे क्या होगा कि जो बाघ हैं उनके रहने के लिए उनका जो हैबिटेट है उसका जो क्षेत्र है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक क्षेत्र से इस गलियारे के माध्यम से फिर वो दूसरे वन क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उनका जो एरिया है वो एक बड़े रूप में हो जाएगा, इससे उन्हें सहूलियत मिलेगी और इस कारण से वो आसानी से इस क्षेत्र में रह पाएंगे। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ नदियों का प्रवाह भी होता है, उन नदियों की हम बात कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर किन नदियों का प्रवाह होता है, कौन सी नदी अपवाहित होती है। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण एक नदी है हसदेव है, फिर गोपद है, बारंग है, ये यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इनके साथ क्या है कि यहाँ पर कई सारी नदियाँ भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे नेऊर है, बीजाधुर है, बनास है, रेहंद है, ये यहाँ की स्थानीय छोटी छोटी सीजनल नदियाँ हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पहले हमने बताया कि ये देश का तीसरा सबसे बड़ा क्या है टाइगर रिजर्व अब बन जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या है कि देश का जो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है ये देश का क्या है सबसे बड़ा क्या है टाइगर रिजर्व है। इस समय ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद अगर हम बात करें तो असम, पूर्वोत्तर का जो असम है वहाँ पर जो मानस टाइगर रिजर्व है ये देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और अब जो तीसरा बनेगा वो छत्तीसगढ़ का ये टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस टाइगर रिजर्व से पहले क्या है 3 टाइगर रिजर्व पहले से अवस्थित हैं। पहला है उदंती सीता नदी, दूसरा है अचान कमार और तीसरा है इंद्रावती। और अब जो बनेगा वो चौथा हो जाएगा आपका कि ये जो बन जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय जो टाइगर रिजर्व है, अब ये बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय जो उद्यान है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये क्या करता है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये झारखंड राज्य को मध्य प्रदेश से जोड़ने का भी काम करता है और बांधवगढ़ और पलामू जो बाघ अभयारण्य हैं उनके बीच में आवागमन के लिए एक गलियारा भी प्रदान करता है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मूल रूप से जो संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान है उसी का ये हिस्सा था, लेकिन बाद में वर्ष 2001 में जब राज्यों का बंटवारा हुआ और उसी दौरान छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में एक अलग इकाई के रूप में ये निर्मित हुआ। तो ये इसका बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981-82 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। बी है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उत्तर देना है आपको। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। विकल्प है केवल एक,
केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है न तो 1 न ही 2। तो ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगला जो प्लेस है वो है सोन नदी। सोन नदी चर्चा में है, क्यों है? तो सोन रिवर इज ए स्पैड 40 रेस्क्यूड इन झारखंड। इस नदी में अक्सर बाढ़ देखने को मिलता है और इसी संदर्भ में ये न्यूज है। 40 से अधिक लोग यहाँ पर फंसे हुए थे जिनको रेस्क्यू किया गया है, और इस कारण से क्या है कि फिर से एक बार सोन नदी चर्चाओं में है। यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये जो बचाव कार्य किया गया है, यहाँ पर जो राज्य आपदा राहत बल है उनके द्वारा किया गया है, और इसी कारण से ये चर्चा में है। तो थोड़ा सा इस नदी के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो नदी है ये मूल रूप से गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, और यहाँ पर यमुना के बाद ये एक तरह से सबसे बड़ी कह सकते हैं कि गंगा की सहायक नदी है। गंगा से क्या है कि आप देखेंगे कि ये दाएं तरफ से आकर मिलती है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका जो उद्गम है जहाँ से ये निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक पर्वतीय क्षेत्र है वहीं से ये निकलती है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्या है कि गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? तो पटना के समीप ये गंगा में आकर मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो नदी है ये कैमूर जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके समानांतर कहें तो आगे बढ़ती है। इसके अलावा अगर हम देख लें तो ये जो नदी है इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। यही नहीं, ये क्या है कि सामान्य तौर पे इस नदी का जो अपवाह होता है वो चौड़े क्षेत्र में होता है, लेकिन इस नदी की जो गहराई है उसमें समानता देखने को नहीं मिलती है। कहीं ये बहुत गहरी है और कहीं ये कम गहरी है, यानी ये उथली नदी है। और नदी के शेष भाग में अगर बात करें तो कई सारे तालाब भी बने हुए हैं। यही नहीं, ये जो नदी है ये नौवहन के दृष्टिकोण से कहें तो ये महत्वहीन है। पहले ही हमने बताया कि ये उथली है, और नौ परिवहन के लिए क्या होना चाहिए कि नदी की जो गहराई है वो समान होनी चाहिए, उसकी गहराई ठीक होनी चाहिए, नदी की चौड़ाई अधिक होनी चाहिए। तो नदी की चौड़ाई तो अधिक है, लेकिन जो नदी की गहराई है वो सभी जगहों पे समान नहीं है, कहीं पर ये काफ़ी उथली है। और ऐसी जो नदियां होती हैं वो नौ परिवहन के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सोन घाटी भूगर्भीय रूप से क्या है कि दक्षिण पश्चिम नर्मदा नदी की निरंतरता से ये प्रभावित है। यह बड़े पैमाने पर वनाच्छादित है। यहाँ पर आबादी की अगर बात करें तो पॉपुलेशन बहुत ही कम है। और यह घाटी यानी ये जो नदी घाटी क्षेत्र है उत्तर में कैमूर पर्वतमाला और दक्षिण में छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ। तो दोनों तरफ आप देखेंगे तो इस नदी के पर्वतीय क्षेत्र अवस्थित हैं। अगर इस नदी के कुछ महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं उनकी हम चर्चा कर लें तो यहाँ पर रिहन नदी है, कोयल नदी है, गोपद नदी है, कन्हार है, ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। इस नदी के किनारे एक शहर आपको डेहरी मिलेगा जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये हमने देख लिया। अब इसी पर एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोन नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से अपवाहित होती है, यानी इन राज्यों में ये नदी प्रवाहित होती है। इसका कहें तो क्षेत्र है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सोन नदी बिहार के पटना में मनेर के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तीसरा कथन है यह गंगा नदी की दक्षिण सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है। और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। विकल्प है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 2 और डी है 1, 2 और 3। अगला प्लेस है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। ये भी चर्चाओं में है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। अनचेक ट्रैफिक सीरियस अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इन सरिस्का टाइगर रिजर्व रिपोर्ट। एक आंकड़ा आया है, एक रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य है यहाँ पर पर्यटन, परिवहन ऐसे जो विभिन्न गतिविधियां हैं इनके कारण से क्या है कि इस बाघ अभ्यारण्य पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। यही रिपोर्ट्स है और इसी कारण से ये चर्चा में है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अधिकृत जो केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति है उसने राजस्थान के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में जो वन्य जीव हैं, जो वाइल्ड वहाँ पर जो लाइफ है उसके अंतर्गत कहें तो गंभीर नुकसान की बात कही है। और इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि इस नुकसान के पीछे जो जीवों को नुकसान हो रहा है इसके जो पीछे कारण है वो पर्यटन है, यहाँ पर जो परिवहन है या फिर जो निजी वाहन है जो पूरी तरह से
यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, जिनके कारण से यहाँ के वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और इसके संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यानी यहाँ पर जो पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन संचालित हो रहा है, यहाँ पर जो निजी वाहन गुजर रहे हैं, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा बाघ अभयारण्य के बारे में बात कर ले तो ये राजस्थान में अवस्थित है। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उसी क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है कि लंबाई जो है वो लगभग 800 किलोमीटर है और 1955 में प्राकृतिक रिजर्व तथा 1979 में इसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क घोषित किया गया। और इससे पहले क्या है कि ये जो यहाँ के जो राजा थे उनके लिए शिकार के तौर पे इस पूरे वन क्षेत्र का उपयोग किया जाता था। यही नहीं, यहाँ पर अगर बाघों की बात करें तो खास तौर पे ये एक ऐसा बाघ अभयारण्य है जहाँ पर सफलतापूर्वक यहाँ पर स्थानांतरित करने वाले जो क्षेत्र हैं उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बाघों को स्थानांतरण करने की सफलता मिली है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ का जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी कहें तो चट्टानी है, रॉक वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो झाड़ीदार जो कांटेदार शुष्क वन है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर घास देखने को मिलेगी, पहाड़ी चट्टानें देखने को मिलेगी और यहाँ पर अर्धपर्णपाती जो वनस्पति है वो भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कई प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो देखने को मिलेंगी। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसके अलावा कांटेदार जो वन हैं वो भी इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो जीव हैं उनमें कई प्रकार के आपको जीव देखने को मिलेंगे, जैसे तेंदुआ है, सांभर है, चीतल है, नीलगाय है, 4 सींग वाले जो मिर्ग हैं, जंगली जो सूअर हैं, ये सारे जीव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेंगी और कई प्रकार के आपको वृक्ष भी देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर गोल, बेर, बरगद, गूगल, बांस, कैर, अडूसा जैसे बहुत सारे जो वृक्ष हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी पर एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इसे 1978 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था, जिससे यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली पहाड़ियों में स्थित है और राजस्थान के अलवर जिले का ये एक हिस्सा है, यानी अलवर जिले में इसका विस्तार है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह भारत में रॉयल बंगाल टाइगर्स को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला पहला टाइगर रिजर्व है। जो लास्ट में हमने आपको बताया था कि ये विश्व का एक महत्वपूर्ण ऐसा क्षेत्र है जहां से बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने में सफलता मिली थी, वो पूछा जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। विकल्प है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है 1 और 2 और डी है 1 और 3। तो ये हमने देख लिया। अगला प्लेस देख लेते हैं। अगला आपका प्लेस है ओल डोइनोलेंगई ज्वालामुखी। ये एक वोल्केनो है जो इस समय चर्चाओं में है। बात करें क्यों चर्चा में है, तो दिस वोल्केनो विद कंटिन्यूअस इरप्शन ऑफ मैग्मा इज सिंकिंग इनसाइड अर्थ हेयर वाई। ये चर्चा में है। ये जो ज्वालामुखी है ये लगातार यहाँ से उद्गार हो रहा है मैग्मा का, और धीरे धीरे इसमें क्या है कि जो मैग्मा है वो सिंक भी हो रहा है और अर्थ के अंतर्गत ये बहुत दिन से क्या कहें तो ये सक्रिय बना हुआ है और इसी कारण से क्या है कि ये चर्चा में है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो डोइनोलेंगई ज्वालामुखी है ये मैग्मा से पूरी तरह से भरा हुआ है और 10 वर्षों से ज़मीन से लगातार क्या है कि इसमें विस्फोट हो रहा है, यानी सक्रिय है। और ये इस समय क्या है कि इसकी अगर बात करें तो इस पे बड़े स्तर पे विस्फोट हो रहा है और साथ ही क्या है कि धीरे धीरे ये सिंक हो रहा है, तो इस कारण से ये चर्चा में है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इस ज्वालामुखी के बारे में कि आखिर ये विश्व में कहाँ अवस्थित है। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगी तंजानिया में। तंजानिया में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी आपको कलिमंजारो देखने को मिलेगी और कलिमंजारो से क्या है कि आप उत्तर पश्चिम में बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये
आपको ओल्ड डोइनो लेंगेई जो वोल्केनो है ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसकी अवस्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण है। इधर आपको केनिया देखने को मिल रहा है और केनिया के पड़ोसी देश जो तंजानिया है, तो एक तरह से कहें तो दोनों की सीमा के पास ही क्या है कि ये ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो मसाई ट्राइब्स है ये इसे ईश्वर का पर्वत बोलते हैं, इनकी अपनी आस्था है, इसको मानते हैं। दूसरी अगर बात करें तो ये सक्रिय यानी एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो का भी उदाहरण है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 2878 मीटर ऊंची है। आप समझ सकते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है वो काफ़ी अधिक है। और ये जो वोल्केनो है ये भी रिफ्ट वैली क्षेत्र में अवस्थित है। ये जो ज्वालामुखी है इसमें सोडियम और पोटेशियम का बड़े स्तर पे कहें तो यहाँ पर उद्गार होता है, इसमें ये पदार्थ भरे हुए हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो सोडियम पोटेशियम के कहें यहाँ पर कॉम्बिनेशन कंपोजिशन देखने को मिलता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। एक तरह से इसके कलर की बात करें तो जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है ठीक वैसे ही ये दिखता है। ये जो वोल्केनो है ये एक से अधिक सक्रिय जो सेंटर हैं वो इस पूरे क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे और इस पर बड़े स्तर पे यहाँ पर विस्फोट भी होते आपको देखने को मिलेगा। ये खास तौर पे अगर देखें तो एक दुर्लभ ज्वालामुखी है और यह इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर जो विभिन्न मौजूद जो ज्वालामुखी हैं उनमें ये एकमात्र ऐसी ज्वालामुखी है जिसमें सक्रिय रूप से विस्फोट लगातार चलता ही रहता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है कि तरल कार्बोनेट निकलता है। तो इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में है और इसकी अवस्थिति भी आपको ध्यान देना है कि आखिर ये कहाँ पर है। तो नाम देकर महाद्वीप भी पूछ सकता है कि आखिर ये जो ज्वालामुखी है ये किस महाद्वीप में है। दूसरा पूछ सकता है कि किस देश में है। इसकी ऊंचाई से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकता है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि आखिर ये एक प्रकार की दुर्लभ ज्वालामुखी क्यों है। तो ये सारी बातें हमने देख लिया। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी चिली अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है इक्वाडोर में स्थित है कोटापैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी पर्वत है। यह क्या है कि वर्तमान में एक्टिव स्टेज में है यानी सक्रिय अवस्था में है। और तीसरा कथन है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। पहला विकल्प है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 और डी है 1, 2 और 3। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इस हफ्ते जो भी महत्वपूर्ण जो प्लेसेस थे जो न्यूज़ में थे उन पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। अब इसके अगले एपिसोड में अगले हफ्ते जितने भी प्लेसेस होंगे जो न्यूज़ में होंगे उनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए खंड के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।